बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के मालकों, पाकिस्तान के नौजवानों। हमने तारीख अगर इंसान ने सीखना हो ना तो माजी की तरफ नजर दौड़ा कर देखता है। हमारे जो 75 साल में जो जो कुछ हुआ है वो नई नस्ल को हमें बताना होगा। जो कि मतालिया पाकिस्तान, जो कि जो जो मीडिया है, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल वाले मीडिया हैं या यूट्यूबर है, वो उधर से पता नहीं चलेगा। ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल डायनामिक्स, पॉलिटिकल जो मैकेनिक्स है उन्हीं का ही हम आपको बताएंगे, ताकि हमारी नई आने वाली नस्ल जो जवान हो रही है उनको करतूतों का पता चले कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट 2008 में 8 से 2013 से आई थी तो उन्होंने क्या खिलवाड़ खेला था। सबसे बड़ी जो है ना गद्दारी से भी बड़ा जो जुर्म है वो आसफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने किया था। कैसे किया था? कैरी लोगर बिल की सूरत में। मैं यकीन करें, जब ये हिस्ट्री में पूरी ये एक डेप्थ स्टडी, इसका केस स्टडी किया है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई मुझे, बहुत ज्यादा। और इससे भी ज्यादा तकलीफ हुई कि मेरे पास काश इतना अख्तियार होता कि इनको सजाएं दी जा सके जो आज हमारे मुल्क पर मुसल्लत है। पूरे सिंध में जो एक अंधेर नगरी चलाई हुई है जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने, और जो पंजाब में अंधेर नगरी नवाज शरीफ नून लीग ने चलाई हुई है। तो कैरी लोगर बिल आया था 2009 में। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, ये अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडी है। आप इंटरनेट पे जाके आईपीसीएस लिखेंगे तो उसका पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये 5 नवंबर 2009 की है। ये जो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में 2 सेनेटर थे, कैरी एंड लोगर, ये 2 सेनेटर्स का नाम है। इन दोनों ने एक बिल पेश किया अपनी हुकूमत के कहने पर, जो जॉर्ज बुश के कहने पर, कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी को एक बहाना बनाकर, दहशतगर्दी को बहाना बनाकर जो है कि पाकिस्तान की रियासत पर कब्जा बराह रास्त या इनडायरेक्टली करना, ये उनका मकसद था। तो ये 2009 में बिल आया था, तो उसको जो सितंबर 2009 में कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस पार्लियामेंट ने ये पास किया। फिर अक्टूबर 2009 में ओबामा के सिग्नेचर से ये कानून बन गया। तो इस कानून का क्या मकसद क्या था? ये कानून इस हवाले से मतन ये था कि 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 1.5 $1.5 अरब सालाना पाकिस्तान को मिलेगा सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का। लेकिन उन्होंने शराइत ये रखी थी कि इसके बदले में हमारा जो अमेरिका जो है ना, पाकिस्तान में सीआईए का इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर पता नहीं कितने हजार एकड़ में बनाएगा, और 2000 लोग जो है ना वो हमारे मिलिट्री के और सिविलियन अदारों के उधर हम भर्ती करेंगे जो कि प्योर अमेरिकन होंगे। तो जो कि लुक आफ्टर करेंगे, वॉच डॉग करेंगे कि जो हम $1.5 अरब एक साल का दे रहे हैं, यानी कि ये 5 साल के लिए था, तो यानी 5 सालों में ये $7.5 अरब थे। 2009 की बात है। तो ये कैसे खर्च वाकई हो रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ? कौन से दहशतगर्द के खिलाफ होने थे कि खुद ही वो टीटीपी पैदा कर रही है, खुद ही उनके धमाके करवा के और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाना। ये तो मैं बाद में आऊंगा, ये एनालिसिस के मकसद आप पाकिस्तानियों को सारा पता है कि अमेरिका से बड़ा सब कोई दहशतगर्द नहीं है। ये अमेरिका ने दहशतगर्दी एक बिजनेस बनाया हुआ है। अगर वो $7.5 अरब वो लगा रहा है ना, तो इसने इधर से $750 इस दहशतगर्दी से उसने निकाले होंगे अगर जो लगाए हैं। इससे पहले जो हमारी, ये देखिए, ये हमारी पाकिस्तान आर्मी, जनरल कियानी उस दौर में था, हमारी जो आवाम थी, तो ये एक तरफ थी, ये नहीं थी चाहती कि ये आए। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान आर्मी को खुद लाइन लगाकर हमारी जो अमेरिकन फोर्सेस होंगी वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरजमीन में। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। ये इसका सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती, ये इस पर तो बराह रास्त हमला बिल्कुल था। ये आर्मी के खिलाफ एक घिनौनी साजिश थी। अवाम का जो आर्मी, जैसे इराक की, अफगानिस्तान की, शाम की, उस पर एतमाद अपना खो देना, इनकी साजिश थी कि अमेरिकन की, कि जब तक पाकिस्तानी अवाम का एतमाद पाक फौज नहीं खोएगी हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। तो कैसे खो सकती थी? कि जैसे ही अमेरिकन फौजें आ जाए, उनके अड्डे आ जाए,
एयर बेसिस, अमेरिकन की एयर फोर्स आ जाए, नेवी आ जाए, वो पूरा मुल्क कब्जा, हमारा कब्जा था ये कब्जा दे दिया था जरदारी ने। मैं 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 खून के आंसू, मेरा दिल रो रहा है, सीरियस बात है कि ये जरदारी ने मुल्क के साथ क्या किया है, ये पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। कोई ऐसा मुहिब्बे वतन नहीं था कि जो उस वक्त कोई आवाज उठाता, जो सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने आवाज नहीं उठाई उस वक्त। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पीपल्स पार्टी, ये जरदारी, ये इसके हवारी वजीर, ये डकैत, ये बत्ताखोर, ये क्रिमिनल, ये मंशियात फरोश, ये दुनिया जहान की जो फिरौन और यजीद में जो चीजें थी वही इसमें जरदारी की हैं। इसने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया, मुझे ये बताया जाए। मैं ये चाहता हूं कि हमारी जमहूर कब ताकतवर होगी कि ये जरदारी जैसे पीपल्स पार्टी के डकैत गैंग का ये जो है ये एहतसाब कर सकेगी। ये क्या हमें गुलाम बनाया हुआ है, बराए फ्रॉड एक बड़ा नाम नहा दिए, इलेक्शन का ऐलान करते हैं। हमारी जहल अवाम जो सिंध के देहाती एरिया में, पंजाब के देहाती एरिया में जिनको पता नहीं होता, जिनको पढ़ना नहीं आता, वो इंतखाबी निशान ऊपर से देकर वो वोट पर अंगूठा लगाते हैं वोट देने के लिए। वो वोट दे के जरदारी को, नवाज शरीफ को, और वो इलेक्ट करेंगे। कभी भी नहीं। पाकिस्तान में जब तक लिटरेसी रेट 100% नहीं हो जाता, जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ एज अ जमहूरी सरकार पार्टी के सरबराह के तौर पर। जब तक आपके गांव का शऊर का लेवल आप नहीं बढ़ा देते, तालीम देकर रियासत नहीं बढ़ा देती, और 100% लिटरेसी रेट नहीं हो जाता, बरादरीज़म का खात्मा नहीं हो जाता, पीपल्स पार्टी पर का हमेशा के लिए कानून में तरमीम करके पीपल्स पार्टी को खात्मा किया जाए, नून लीग का खात्मा किया जाए, तहरीक इंसाफ का खात्मा किया जाए, तब तक कोई इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। जब तक ये लिटरेसी रेट और तीनों जमातों पर पाबंदी हमेशा के लिए नहीं लगाई जाती। इससे पहले जो हमारी मौशत, आप जब ये पढ़ेंगे ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी मौशत हमेशा इसी मुकाबले में चलती रही है कि जो अमरीकी इमदाद, जब हम आजाद हुए थे 1953 में, 1953 1953 में पाकिस्तान बनने के 6 साल बाद, 53 से लेकर 61 तक, यानी 8 साल तक जो हमारी मौशत पूरा मुल्क चलता रहा, वो अमरीकी इमदाद पर चलता रहा। वो कितनी अमरीकी इमदाद हमने ली थी यूब खान से भी पहले जो ब्यूरोक्रेट हमारे सदर मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली और सिकंदर मिर्जा, ख्वाजा नाजम उल दीन, तो ये लियाकत अली खां, ये $2 अरब, $2 बिलियन 1953 से लेकर 1961 तक $2 अरब अमेरिका से हमने लिए। और किसके लिए लिए कि हम जो है ना वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है ना सोशलिज्म कम्युनिज्म के खिलाफ हो गए हैं जी। अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया अपनी सुपर पावर अपने आप को उभरने के लिए, तो हमने उसी वक्त पैगाम रशिया को दे दिया। ये इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ तो बाद में आऊंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप ने हमारे मुल्क के साथ क्या किया, मैं नई नस्ल को बता रहा हूँ। उसके बाद फिर 63 अयूब खान जाता है, उसके बाद जनरल जिया के दौर में आ जाते हैं। 1981 में जब ये सोवियत यूनियन नासी में ये आगाज हुआ था जंग का, जब रशिया ने इन्वेड किया था, अफगानिस्तान में हमला किया था, $3.2 अरब का पैकेज हमें दिया गया था। जब जिया ने कहा था मूंगफली है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, तो उस वक्त $3.2 अरब, $3.2 बिलियन हमें ये दिया गया था। तो उसके बाद फिर मुशर्रफ आ जाता है 9/11 पर। 9/11 में 2002 के बाद हमें $10 बिलियन, $10 अरब पाकिस्तान को मुशर्रफ ने दिया था कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ें, ठीक है, तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ें। फिर ये $10 अरब के बाद फिर इतना ज्यादा हुआ कि हमने मुल्क की जरदारी ने फिर कैरी लोगर बिल के बदले मुल्क दे दिया, आर्मी खत्म कर दी, हमारी पाक फौज को खत्म कर दिया, हमारी सोवरेनिटी को खत्म कर दिया, हमारी खुद मुख्तारी को खत्म कर दिया, हमारी गैरत को बेच दिया। ये इतने जलील और घटिया और करप्ट तो दूर की बात, इतने बेशरम और बगैरत सियासतदान ये नवाज शरीफ और जरदारी ने बेच दिया। और फिर जरदारी ने नवाज शरीफ ने थोड़ा सा साइडलाइन होके उसने जब कहा कि ये तो हमारी तो आगे हुकूमत नहीं आएगी, हम तो डूब जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, कैरी लोगर बिल की अगर हमने हिमायत की, तो फिर उसको कह के उसने कोलिशन जो गवर्नमेंट थी 2009 में, नवाज शरीफ ने उस इत्तेहाद से बाहर आया। उसने कहा हम 13 में चलो अपनी बका के लिए लड़ेंगे। तो मुझे ये बताया जाए, ये कैरी लोगर बिल की सूरत में क्या उस वक्त बाद में ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये अंधी थी,
یہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ زرداری کیا کھیل کھیل رہا ہے. 15 سال گورنمنٹ دی, اب پھر سندھ میں وہ اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کو پھانسیاں جب تک ان کے سروں پہ گولیاں زرداری کے, نواز شریف کے جتنے وزیر ہیں سندھ میں, جتنے جگیردار وڈیرے سردار نواب ہیں, یہ زرداری اس کی علامت ہے. یہ ڈکیت, یہ کرمنل جو ہیں, ان کے سروں میں گولیاں جب خمینی نے ایران کے جو ایلیٹ کلاس تھی اور جرنیل تھے سروں میں گولیاں ماری, اللہ نے موقع دیا تو میں اپنی ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ سروں میں گولیاں مارنی ہیں. یہ جہاد ہے, یہ میرے ملک کو کھا گیا, میرے ملک کو جو لوٹ کے کھا گیا, چھوٹے بچوں کو ادھر تھر میں پانی نہیں مل رہا. یہ کیری لوگر بل جو ہے نا, پچھلے ضیاء نے, ایوب نے, مشرف نے ارب ڈالر کھائے تھے, لیکن اس نے کوئی سال میت کو ڈائریکٹلی ادھر آ کے وہ اس نے ڈیرا نہیں تھا امریکہ نے جما لیا. یہ غلط تھا. یہ ہماری جو معیشت ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی بنیاد پر نہیں چلتی رہی, جنگوں کی بنیاد پر چلتی رہی ہے. اب جنگ بند ہوگی تو ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شروع سے ڈیفالٹ تھے. 1947 سے لے کر 2024 تک ہم شروع سے ڈیفالٹ ہی تھے. وہ پتہ اب آ کے چلا ہے کہ جی پہلے ہماری امریکی امداد آتی رہی ہے, اس سے ہماری معیشت چلتی رہی ہے, اب وہ بند ہو گئی ہے. اب امریکہ افغانستان سے نکل کر مڈل ایسٹ میں بیٹھ گیا ہے, اب ہمیں لالے پڑ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی آیا تھا, اس نے کہا کرپشن کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا. بھائی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوا, 75 سال ان کی وجوہات ہے. کرپشن کی وجہ سے ضرور ہوا ہے. زرداری نے کھایا ہے, نواز شریف نے کھایا ہے, ڈکٹیٹروں نے کھایا ہے, سارے پولیٹیکل لیڈ کلاس نے کھایا ہے, جگیرداروں نے کھایا ہے, نوابوں سرداروں نے کھایا ہے. لیکن ہم نے شروع سے کوئی اثاثے نہیں بنائے. آپ دیکھ لیں 1947 سے لے کر ہمارا انفراسٹرکچر پر کتنا کام ہوا ہے, ہمارا انڈسٹریلائزیشن پر کتنا کام ہوا ہے, ہماری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر کتنا کام ہوا ہے. کیا جاپان اور جرمنی کے پاس ایٹم بوم یا آرمی ہے اتنی لمبی؟ کیوں ہمیں بھی بنانی پڑی کشمیر کی وجہ سے. اگر کشمیر کا مسئلہ ہم ریزولو کر لیں, وہیں سارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ لگائیں, خوشحالی پہ لگائیں, یہ بڑھ کے مارنے کا, نعرے لگانے کا, یہ جنگوں کا یہ دور نہیں ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ ترقی کریں, آپ اپنی پیداوار مجموعی جی ڈی پی بڑھائیں. آپ یہ کھوکھلے نعرے, گالم گلوچ, نفرت, تقسیم کی سیاست, کھوکھلے نعرے, خواب دکھا کر آپ الیکشن کے لیے نہ جیتے ہیں. یہ ملک کو ٹھیک ہونے کے لیے جمہوری سرکار پارٹی کو 20 سال چاہیے, ہمیں 20 سال چاہیے اس کے لیے. یہ تب ٹھیک ہوگا. میں کوئی آپ کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, یہ فراڈ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا. کیونکہ ہمارے جب پارٹیشن ہوئی تھی, انڈیا میں ساری انڈسٹریز تھی, فیکٹریاں تھی, ایسٹ سے فوج تھی, ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا. ہمارے پاس تو وہ درخت کے جو نا سوئیاں تھی, وہ کنڈے, وہ کانٹے لگا کر فائلوں میں لگاتے تھے, پن کی جگہ, سٹیپل کی جگہ. تو مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.